हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी तरह के होते हैं, जिसके लिए हम एक न्यूमोनिक्स रखते हैं, और जिसको हम कहते हैं OMSGAP। OMSGAP, ओ स्टैंड फॉर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का क्या मतलब है कि अगर जैसे अगर ये जर्नल फॉर्मूला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जर्नल फॉर्मूला है, तो इस जर्नल फॉर्मूला में अगर एन की वैल्यू ज़ीरो है, अगर n की वैल्यू ज़ीरो है, जैसे हम लिख देते हैं इफ़ n इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। वन ये हो गया मेलोनिक एसिड, टू ये हो गया सक्सिनिक एसिड, और थ्री ये हो गया ग्लूटेरिक एसिड, फोर्थ पे हो गया एडिपिक एसिड, एंड नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू फाइव हो तो पाइमेलिक एसिड। तो ये सारे के सारे हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो अब इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम हीटिंग करते हैं, इनको गर्म करते हैं, तो CO2 भी निकल सकती है, H2O भी निकल सकती है, और CO2 प्लस H2O भी निकल सकती है। चूँकि हमें हीटिंग इफेक्ट दिख रहा है, तो अभी हम इनको हीट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर n की वैल्यू 0 या 1 है, मतलब ऑक्जेलिक एसिड या मेलोनिक एसिड है, तो कौन सी गैस निकलेंगी? CO2 गैस निकलेंगी। अगर n की वैल्यू 2 या 3 है, तो H2O CO2 मतलब ये CO2 निकल जाएंगी, H2 का मतलब ये H2O निकल जाएगा, और CO2 प्लस H2, एक CO2 निकलेगा और एक H2O निकलेगा। तो तीन केसेस हैं। n की वैल्यू 0 1 हो तो CO2 निकलता है, n की वैल्यू 2 3 हो तो H2O निकलता है, n की वैल्यू 4 5 हो तो CO2 प्लस H2O निकलता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे n की वैल्यू 0 है, तो क्या निकला? CO2, एक CO2 निकल गया, और क्या बना हमारे पास? फॉर्मिक एसिड बना। अगर n की वैल्यू यहाँ पे अगेन 1 है, तो भी क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बना और CO2 निकला। बस CO2 निकालना है, और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज रखना है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास क्या निकला? H2, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, इस तरीके से H2 निकलेगा, और रिमेनिंग एनहाइड्रेट्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, एनहाइड्रेट, तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, है ना? तो इस केस में सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनेगा। अदरवाइज हमारे को वाटर निकल के, दो एसिड में से वाटर निकलेगा तो एनहाइड्राइड ही बनता है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू हमारे पास 4 हुई या फिर 3 हुई, 1 2 3, तो भी क्या बनेगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बन जाएंगे। प्रीवियस केस में भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड बने थे। लेकिन अगर एन की वैल्यू 5 हो, 1 2 3 4 हो, तो 4 के केस में क्या बनता है? एक CO2 निकाल दो और फिर वाटर भी निकाल दो, तो वापस से साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेनॉन इस पर्टिकुलर केस में बनेगा। अगर एन की वैल्यू 5 हो, तो फिर वापस से CO2 भी निकाल दो और H2O भी निकाल दो, तो वापस से साइक्लो हेक्सेनॉन कीटोन बन जाएगा हमारे पास। तो आइए अब ये कुछ क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करिए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए चलिए इसका आंसर करते हैं बच्चों। तो अगर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जैसे हमने देखा n की वैल्यू है हमारे पास 1, n की वैल्यू 1 है, तो क्या निकलना चाहिए हमारे पास? n की वैल्यू 1 है तो CO2 निकलना चाहिए। ठीक है, तो CH3 CH2 COOH प्लस क्या निकलेगा? CO2। यहाँ भी n की वैल्यू 1 है, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास? CO2 निकल जाएगा, COOH, यहाँ हाइड्रोजन रह जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? CO2। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो क्या निकलना चाहिए? 0 1 में CO2 निकलता है, 2 3 में H2O निकलता है। तो आइए इसमें से वाटर निकालते हैं। तो वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। इसको क्या होगा? थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर वापस से n की वैल्यू 2 है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड प्लस H2O। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 है, तो 0 1 में हमारे पास बना CO2 निकला, 2 3 में हमारे पास निकला H2O। अब 1 2 3 4 5 में निकलेगा CO2 प्लस H2O, तो एक CO2 निकाल दो और वापस से क्या बना दो? एनहाइड्राइड बना दो। तो इस केस में हमारा जो बनेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा, और इस तरीके से प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इस तरीके से CO2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, और हमारे पास इस तरह का कंपाउंड एक साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास मेलिक एसिड है ना। मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये दो तरह के एसिड होते हैं। एक होता है जो हमारे पास सिस होता है मेलिक एसिड, और जो ट्रांस होता है फ्यूमेरिक एसिड। तो मेलिक एसिड में अगर हम देखें बीच में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या निकलना चाहिए?
हमारे पास निकलना चाहिए H2O निकलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो H C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O देन O देन C डबल बॉन्ड O प्लस H2O, ये बन गया मेलिक एनहाइड्राइड, जो भी है मेलिक एसिड का एनहाइड्राइड बन गया हमारे पास। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड में ये इसका डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये अभी सिस पोजीशन पर तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह की साइकिल बनना बहुत इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। आप देखिए ना, ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक बनेगी, इसमें इस तरह का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिंग में जो बनेंगे ना एनहाइड्राइड की। तो एनहाइड्राइड की रिंग में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगेन एन की वैल्यू है, बताइए बच्चों एन की वैल्यू क्या है। यहाँ एन की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 4। तो 4 पे हमारे पास जो निकलता है वो निकलता है CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारे पास वापस से बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O। इस केस में नाइन्थ में हमारे पास क्या बनेगा, नाइन्थ में भी हमारे पास CO2 प्लस H2 बनेगा, तो ये रिंग तो ऐसे ही रहेगी, ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O। और इसमें आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है पहले CO2 निकला, फिर H2O निकला, फिर H2O निकला, तो एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है। ये देखिए एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे हाँ, तो हमने इसको रोटेट करके लिखा है, ये इस तरफ है, ठीक है। ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं COOH, ठीक है। अब हमारे पास बीच में 1 2 3 4, हम देखें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे वापस से CO2 प्लस H2O बनेगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसा है, और एक ही कार्बन आएगा बीच में, और इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग देखी हमने। इसको कैसे याद रखते हैं, जैसे मतलब याद क्या, इसको पता होना चाहिए 0 से 1 पे CO2, 2 से 3 पे H2O, 4 से 5 पे CO2 प्लस H2O। तो चलिए अगला देखते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बच्चों, ICDC, ऐसे याद रखते हैं हम इसको, ICDC। I stands for intramolecular cyclization, D stands for dehydration and C stands for cyclization। अगर n की वैल्यू 1 है तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा, इन सबका मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। D है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और C है तो क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें इसमें क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू 1 है, तो क्या होना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन के लिए हमारे को 2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाए तो क्या बनना चाहिए, साइक्लिक एस्टर बनना चाहिए। मतलब क्या होगा, 2 H2 रिमूव हो जाएगा, एक H2 और एक ये H2, ठीक है। तो CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 प्लस 2H2, ये बना साइक्लिक डायस्टर। ये क्या बना, साइक्लिक डायस्टर बन गया, ठीक है। अब बच्चों अब वापस से n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए, साइक्लिक डायस्टर बनना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होगा, H2O रिमूव होगा, ठीक है, 2 H2 रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास इस तरीके से साइक्लिक डायस्टर बन गया, ठीक है, प्लस 2H2 निकल गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, साइक्लिक डायस्टर बना। अब n की वैल्यू 2 हो गई, तो IC इंट्रामोलिकुलर, अब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे ये सिंपल H2O निकल जाएगा, और एल्कीन और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हमारे पास। तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन COOH प्लस H2। यहाँ भी n की वैल्यू 2 है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन बन जाएगा, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, प्लस H2। अब n की वैल्यू ICDC 3 4 में क्या बनता है, 3 4 में बनता है साइक्लाइजेशन। तो अब इसमें साइक्लाइजेशन कैसे होगा, डिहाइड्रेशन से साइक्लाइजेशन होगा, तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, तो इस तरीके से H2 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें, ये बनेगा डबल बॉन्ड O देन दिस प्लस H2O, ये बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 3 है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू 3 है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, n की वैल्यू 3 में वापस से साइक्लाइजेशन होना चाहिए, ICDC साइक्लाइजेशन, IC से इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रेशन देन साइक्लाइजेशन।
तो इसमें जो साइक्लाइजेशन होगा, पहले केस में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है, और जब n की वैल्यू 3 या 0 1 में, आइए देखते हैं इसको, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया। n की वैल्यू 1 है तो इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो मॉलिक्यूल की इंटरमोलिकुलर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करेक्शन करेंगे, यहाँ इंट्रा नहीं इंटरमोलिकुलर है बच्चों, ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं है। तो अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 हो, n की वैल्यू 3 हो तो क्या होगा बताइए बच्चों, n की वैल्यू 3 हो तो हमारे पास हो जाएगा साइक्लाइजेशन। तो यहाँ साइक्लाइजेशन में हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो बच्चों साइक्लाइजेशन में जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे को वो है हमारे पास एक कार्बन ज़्यादा बना दिया हमने, प्लस H2 साइक्लाइजेशन। यहाँ भी साइक्लाइजेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा प्लस H2। यहाँ साइक्लाइजेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ अब n की वैल्यू क्या है 2, तो n की वैल्यू जब 2 होगी तो हमारे पास होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है बच्चों, वापस से अगर हम देखें तो n की वैल्यू 1 पे होता है, 2 पे क्या होगा डिहाइड्रेशन, तो n की वैल्यू 2 है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बच्चों वापस से देखेंगे, हमने बीच में कनेक्शन किया है। n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी तो क्या होगा, n की वैल्यू 4 में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस H2। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, प्लस H2। अब बात करें हम एमिनो एसिड्स की बच्चों, अगर एमिनो एसिड्स हो तो यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों, ICAC इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, लॉस ऑफ अमोनिया, और कार्बन 3 से 4 हो तो क्या हो जाएगा साइक्लाइजेशन। यहाँ पे भी 1 2 देन 3 4, उस केस में भी था हमारे पास 1 2 3 4 ICDC था, यहाँ क्या हो जाएगा ICAC। तो लॉस ऑफ इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का मतलब वही है, यहाँ वापस से हमको कनेक्शन करना पड़ेगा, ये इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन बच्चों। ठीक है, ये है हमारे पास इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन लॉस ऑफ वाटर की जगह लॉस ऑफ अमोनिया, तो इस केस में इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन CH2NH, वाटर निकला C डबल बॉन्डो CH2 C डबल बॉन्डो NH प्लस 2H2। यहाँ भी n की वैल्यू क्या है अब 1 है तो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे NH C डबल बॉन्डो। बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, अब आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्या कर रहे हैं हम। अब n की वैल्यू अगर 2 हो गई और एक कायरल कार्बन है हमारे पास, अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो क्या हो जाएगा ICAC लॉस ऑफ अमोनिया। तो जैसे लॉस ऑफ वाटर था उस केस में, वैसे इस केस में क्या है लॉस ऑफ अमोनिया है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 2 3 हो गई तो साइक्लाइजेशन होगा। अब साइक्लाइजेशन में वो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, वो इंट्रामोलिकुलर था, ये हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर CH2 देन N, देन हो जाएगा यहाँ हमारे पास N देन C डबल बॉन्ड हो H। ठीक है, प्लस H2। अब हमारे को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अब हमारे को फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमारे को कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो अब जैसे हम देखें NH2COOH, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1 2 2 है n की वैल्यू बच्चों। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हम सीधे प्रोडक्ट लिखते हैं बच्चों। आई होप अब सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। n की वैल्यू 1 2 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा NH C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। हम यहाँ n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा लॉस ऑफ अमोनिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लॉस ऑफ अमोनिया हो जाएगा, और दूसरे वाले केस में लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, देन COOH, देन ये बन जाएगा हमारे पास COOH। ठीक है,
अब जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो गई, अब एन की वैल्यू 4 हो गई बच्चों, तो क्या बनेगा, एन की वैल्यू 4 है तो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होना चाहिए, तो हमारे पास बना इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट, तो हमारे पास बनेगा NH डबल बॉन्ड प्लस H2, और एन की वैल्यू 1 है तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, मतलब HC डबल बॉन्ड देन N। तो बच्चों ये था। अब एक लास्ट टॉपिक है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है हमारे पास, तो बच्चों कैल्शियम सॉल्ट में क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, CaCO3 रिमूव हुआ, तो बन जाएगा हमारे पास कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इस केस में हमारे को क्या रिमूव करना है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव करना है तो अब क्या बनना चाहिए हमारे पास, अब बनना चाहिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इस केस में भी हमारे को अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव करना है तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कीटोन बना। इस केस में अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव किया हमने तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक कीटोन। ठीक है, बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पेंटेनोन। इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव किया तो क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड R प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट को अगर हमने हीट किया तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी हमारे पास क्या रिमूव होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हुआ हमारे पास। ठीक है, CaCO3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे भी इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होकर हमारे पास बनेगा 2RC डबल बॉन्ड R1 प्लस CaCO3। यहाँ बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप देख लेंगे कैसे बनेगा। हाँ, यहाँ पे CaCO3 और यहाँ पे CaCO3 इस तरीके से बनेगा है। तो ये अभी आखिरी दो क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप अपने से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो अब इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या बनना चाहिए हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस CaCO3। एक ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसमें मैंगनीज कार्बोनेट बनता है और प्लस RC डबल बॉन्ड R। इसमें क्या रिमूव होता है, इसमें MnCO3 रिमूव होता है, तो MnCO3 रिमूव हो गया और क्या बन गया हमारे पास, कीटोन बन गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने काफ़ी डिटेल में डिहाइड्रेशन पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।